हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर 16 आज पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, तो मौर्य साम्राज्य पार्ट 2 आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, और ये चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो कौन है? सांची। सांची कहाँ है भैया? ये रायसेन जिला पड़ता है MP में, वहाँ पे सांची। इस स्तूप को अशोक ने निर्मित करवाया था, तो इसी को ही सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। वहीं अगर अमरावती की बात करें तो ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, गुंटूर जिले में। और भरूच की बात करें तो सतना जिला MP में पड़ेगा, है ना। चलिए, अब धमेक स्तूप कहाँ पड़ेगा? गुप्तकालीन है, ये सारनाथ में है। ठीक है, चलो, सारनाथ इत्ते धमेक स्तूप भी बोलते हैं। चलो अगला लगते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो, अभी लोग हम पढ़े थे ना अभी, तो कौशाम्बी कहाँ पे है, ये सब आपको मिलाना है। तो सारनाथ अभी पढ़े थे हम कहाँ? धमेक। तो कौन सा आएगा? C में 1। अब देखो मिल रहा है C में 1 अभी पढ़े थे, तो C में 1 ऑप्शन C हो गया। वो D भी है वैसे, देख लेते हैं। चलो और मिलाना पड़ेगा। चलो चलिए, तो शुरू करते हैं। कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी घोस्ताराम मठ कहाँ है? कौशाम्बी में क्या है? घोस्ताराम मठ, यानी पहले में हो गया 2। कुशीनगर राणाभर स्तूप 2 3, और सारनाथ धमेक स्तूप अभी पढ़ लिए हम। श्रावस्ती में सहित में 1। तो कौन सा हो गया? 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया? तो देखो, इसमें किस में पहले गए, किस में बाद में गए? सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग की? तो सबसे पहले गया में गए थे। तो गया में गए थे जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। किसने? बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, सबसे पहले अशोक वहाँ गए। उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो 1 के बाद 3 आएगा। तो ये एक ही ऑप्शन में 1 और 3। फिर उसके बाद फिर 4 देखो, लुम्बिनी में, है ना। लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ था। फिर 2 कहाँ पे? कपिलवस्तु में। फिर सारनाथ में, और फिर श्रावस्ती में। ठीक है, इस तरह से रूट फॉलो किया था अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो उनकी भाषा है प्राकृत। देखो, अशोक की भाषा है प्राकृत, और लिपि क्या है? ब्राह्मी। किसकी? ज़्यादातर अभिलेख की। लेकिन लेकिन अभी याद रखना थोड़ा सा, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इन दोनों की लिपि खरोष्टी है। याद रखना, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की खरोष्टी है। और तक्षशिला से अरमेक लिपि भी मिली है, तक्षशिला से। वहीं सरेकुना नामक स्थान से यूनानी लिपि और अरमेक दोनों लिपियाँ मिली हैं। कहाँ से? सरेकुना से। ठीक है, याद रखना ये चीज़। ओके, तो बी ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थर की पट्टियों पर, यानी शिलालेखों पर सबसे पहले इनका उद्वाचन किया गया। शिलालेख मतलब वही पत्थरों की पट्टियों पर, शिलालेखों पर सबसे पहले इन्हें पढ़ा गया। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम इनको पढ़ा था। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो कौन सा है वो? वो है अनुराधापुर। कहाँ पड़ता है ये भैया श्रीलंका में अनुराधापुर। वहाँ से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। और कुछ स्थानों हैं जहाँ से इस प्रकार की लिपि का पता चला है। कहाँ कहाँ से? पिपरवा, सोहगौरा, महास्थान, इनसे भी पता चला है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया B। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर, कौन सी? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कहाँ कहाँ मिले इसके जो शिलालेख मिले? कहाँ? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्ठी लिपि में। तो ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, D ऑप्शन। अगला, इसको पढ़ने के सिरे की बात करें, सबसे पहले किसने पढ़ा? मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंगम, इन विद्वानों ने पढ़ा। ठीक है, और ये खासकर उत्तर पश्चिम भारत में मिलती है, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में। ओके, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? मतलब पत्थर के स्तंभों के बारे में गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, राइट है। ये अखंड है, बिल्कुल सही है, ये खंडित नहीं हुए हैं। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, नहीं, यही गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये जो है पृथक रचनाएं हैं, अलग से रचनाएं हैं। कौन? प्रस्तर स्तंभ। ठीक है, D ऑप्शन हो जाएगा। अगला लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम
का उल्लेख मिलता है, मतलब अशोक के अशोक नाम का उल्लेख किस में मिलता है ये आपको बताना है। तो किस में मिलता है? मास्की अभिलेख। अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें याद रखना कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उडेगोलम, ये 4 याद रखना। मास्की, गुर्जरा, उडेगोलम और नेत्तुर, इन चारों से अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? तो बुद्ध के जन्म से। ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन से? बुद्ध के जन्म से संबंधित है रुम्मनदेही स्तंभ लेख। यहाँ क्या है, अशोक ने लुम्बिनी में जन्म हुआ, बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। वहाँ पे अशोक ने वहाँ का जो कर है ना 1/6 चलता था पहले, उसको कम करके 1/8 कर दिया था। ये इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो ये संबंधित है बुद्ध के जन्म से। ए ऑप्शन। अगला, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? अब देखो, गुर्जरा में बताया ना 4 हैं, गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर, उडेगोलम, इन चारों से मिला है अशोक का नाम। तो कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पे? दतिया एमपी में पड़ता है गुर्जरा। ओके। अगला, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो किसमें बताया है? यह है भाब्रू स्तंभ लेख। अवध ने ये भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने का भी साक्ष्य मिलता है। अशोक बौद्ध था, ये साक्ष्य मिलता है भाब्रू स्तंभ लेख से। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है कालसी? तो अशोक के शिलालेख के कारण। अशोक के शिलालेख हैं आज कालसी में, इसलिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही है। चलिए, कहाँ पे है ये? देहरादून पड़ता है कालसी। ओके, उत्तराखंड, देहरादून। अच्छा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस स्तंभलेख में? कलिंग विजय। तो कलिंग विजय के लिए फेमस है कौन सा? 13 स्तंभलेख। 13 में देखो, अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष 269 ईसा पूर्व में राज्यारोहण होता है, और 261 ईस्वी में ये घटना घटती है। कौन सी? कलिंग विजय। 261 में, 8वें वर्ष में। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता। तो ये पिछली बार 2021 के यूपीपीसीएस में पूछा था, 2022 वाले में। तो क्या है ये? बी ऑप्शन, शिलालेख 12। शिलालेख 12 में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है? तो देखो, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, इन सब का मिलता है, लेकिन सातवाहन का इसमें नहीं मिलता है। देखो, अशोक का दूसरा और 13वां शिलालेख में संगम राज्यों, कौन से संगम राज्य कौन से थे संगम राज्य? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी, किसको बोलते हैं ताम्रपर्णी? श्रीलंका की भी सूचना मिलती है, लेकिन सातवाहन की सूचना नहीं मिलती है। डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, अशोक निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो किसमें? तो यह है अभिलेख 5 में। अभिलेख 5 में सिर्फ उसने, अशोक ने इस अभिलेख से पता चलता है कि इसमें सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाने के बारे में बात कही है, 2 मोर और 1 मृग। वो भी मृग भी हमेशा नहीं मारा जाएगा, तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, ऐसी बात कही है। तो ये 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष ऐसी चीज़ें की गई। तो 269 ईसा पूर्व, उसके 26वें वर्ष में ऐसी चीज़ें की गई। 5वां शिलालेख ये बताता है। ठीक है, तो ये हो गया डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। अगला लेते हैं, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का था? ये था भैया ऑप्शन बी, मिस्र का शासक था। कहाँ का? मिस्र का शासक था। तो देखो, अभी देखो, अशोक के 13वें शिलालेख से 5 यवन राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से हैं सुन लो। यह है एंटियोथस II या अंतियोक, ये कहाँ का था? सीरिया का शासक था। तुर्मे या तुर्माय या टोलेमी या फिलाडेल्फस, ये कहाँ का था? मिस्र का राजा था। अंतकिनी, ये कहाँ का था? इसको एंटीगोनस भी बोलते थे, ये मैसिडोनिया का था। अंतकिनी मैसिडोनिया का था या मकदूनिया का था, है ना? मैसिडोनिया मकदूनिया की बात है। मग साइरिन का शासक था। अलेक्जेंडर भी बोलते हैं उसको, ये कहाँ का? एपीरस का शासक था। ठीक है, इन 5 के बारे में जानकारी मिलती है हमको। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय शिलालेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे पता चलता है कि खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता था? कब के लिए? अकाल पड़ने के टाइम के लिए, जो इमरजेंसी में काम आ जाए उसके लिए। तो ये कौन सा बताता है? ये पूछा है आपको। तो ये है सौगोरा ताम्रपर्ण। ये क्या है? ताम्रपत्र सौगोरा का पड़ता है, पहले समझो। सौगोरा गोरखपुर में पड़ता है, यूपी में। वहाँ का
वहाँ से ये जो है ताम्रपत्र मिला है, जिसमें पता चलता है कि ये जो है इमरजेंसी के टाइम पे खाद्यान्न को स्टोर किया जाता था। ठीक है, इसकी पुष्टि होती है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अब आपको बताना है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान अनुदान नहीं दिया। सही है ये बात? बिल्कुल राइट है, नहीं दिया था। किसने दिया? पहली बार सातवाहन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान दिया था। पहली बार सातवाहनों ने दिया था ना, सातवाहनों ने। भूमि अनुदानों के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। ऐसी कोई बात आज तक इतिहास में नहीं पता चलती है कि कृषकों ने भूमि अनुदान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो कौन सा हो गया? ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था। ठीक है, और इसने एक पुस्तक लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है उसका? इंडिका। अगला लिखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित करता है। कौन कौन सी है 7? सुन लो, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और 7वां है मंत्री। ये जो है मेगास्थनीज दास प्रथा के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। इंडिका बुक लिखी है इसने, और दास प्रथा के बारे में नहीं बताता है। समाज को 7 श्रेणियों में बांटता है। ठीक है, अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित होता है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? वही है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका बाकी बहुत कुछ बताती है, समाज के बारे में बताती है, लेकिन दास प्रथा का उल्लेख नहीं करती है। तो इस तरह से हमारा आज का मौर्य काल पार्ट 2 कंप्लीट होता है। मौर्य साम्राज्य पार्ट 2, और एक लेक्चर और आएगा मौर्य साम्राज्य पे। मौर्य साम्राज्य पूर्णतः समाप्त। ठीक है, उसके बाद फिर आगे समाप्त करेंगे, 4-6 लेक्चर और आएंगे, और आपका प्राचीन भारत भी समाप्त हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए, और सब अपने भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा हेल्प करिए इस चैनल को बढ़ाने में। मैं आपको बेहतर से बेहतर और सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, कुछ भी कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा 100% कंटेंट यहीं से आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, ओके। अभी आर ओ की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी हिंदी पूरी पढ़ाऊंगा मैं, पूरी हिंदी, प्रॉपर हिंदी, पूरे 60 नंबर की हिंदी। ठीक है, और वहीं से आएगा, मैं जो पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।